नमस्कार दोस्तों, गुरुकुल ऑफ पॉलिटिक्स पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त धर्मेंद्र कंवारी और हमारे साथ मौजूद हैं हम सबके प्रिय कॉमरेड इंद्रजीत सिंह जी। नमस्कार दोस्तों, कॉमरेड साहब हमें करीबन 1 महीने बाद दोबारा हाथ लगे हैं और ये हमारे चंगुल से बच के भाग निकले थे। इस बीच में मैं भी 1 हफ्ता बाहर था, लेकिन चूँकि वीडियो लगाए हुए थे इसलिए आपको लगा नहीं होगा कि मैं कहीं बाहर गया हूँ। और उस दौरान कामरेड साहब की भी हाजिरी चैनल पे लगती रही 2 बार लगी, लेकिन अपनी मुलाकात हो रही है ठीक 1 महीने बाद। हाँ है ना, 3 तारीख को शायद आप गए थे उधर। 2 को गए थे, 2 को गए थे, तो आज कितनी होगी? आज तो 5 हो गई। 5 होगी, तो 1 महीने बाद 1 महीना हो गया। हाँ। तो कामरेड साहब, जनता ये जानना चाहती है, आपसे पूछना चाहती है कि आप इस दौरान कहाँ थे? अच्छा, इस दौरान 3 हफ्ते तो इंग्लैंड और आयरलैंड में रहे जी, और 3 दिन केरल में। 3 दिन केरल में। तो केरल पे तो हम बाद में एक अलग से एपिसोड बनाएंगे, जरूर करनी चाहिए, क्योंकि केरल की बहुत रोचक बातें आपने बताई है। लेकिन उससे पहले मैं ये जानना चाह रहा था कि इंग्लैंड में आपने क्या देखा, थोड़ा सिलसिलेवार बताइए, क्योंकि आप बहुत कीन ऑब्जर्वर हैं चीज़ों को देखने के। असल में इंग्लैंड जो है वो आजकल विदेश की जानकारियां कोई बहुत छिपी हुई नहीं है, आती रहती हैं सारी। क्योंकि एक तो लोगों का आना जाना, और कहते हैं कि भाई दुनिया एक छोटा सा गांव रह गया है अब, जिस तरह इंटरनेट से जुड़ गया, मतलब तो विदेश आना जाना भी कोई अपने आप में इवेंट नहीं माना जाता जैसे पहले माना जाता था। हालांकि ये बात सही है कि कुछ चीज़ें जो एक वैकल्पिक नज़र से या जनता के हितों की दृष्टि से देखी जानी चाहिए, वो उस पे बात जरूर होनी चाहिए। बाकी तो भाई यूँ ही अपने मान लो कोई दिल्ली आता है तो जाहिर है वो कुतुब मीनार है, लाल किला देखेगा, म्यूजियम देखेगा, इंडिया गेट देखेगा, फिर ताजमहल की तरफ चला जाएगा देखने। ऐसी है वहाँ भी जी कि भाई आपने बुकिंगम पैलेस देख लिया या ट्रफेलगर स्क्वायर देख लिया या वो जो लंदन टावर कहते हैं, लंदन ब्रिज, वो देख लिया, या पार्लियामेंट उनका देख लिया जिसको वेस्टमिंस्टर कहते हैं। वो तो अपनी जगह जो ऐतिहासिक जगह वहाँ लोग जाते ही हैं, हर कोई देखता ही है, मतलब पर उनके बारे में ऐसा कुछ बताने का लंबा चौड़ा होता नहीं है। मतलब वास्तविकता ये है कि जनजीवन में जो परिवर्तन आ रहे हैं उनमें कौन सी चीज़ मतलब ध्यान से देखी जानी चाहिए। अब तो भारतीय मूल के काफ़ी लोग हैं वहाँ, ऐसा लगता नहीं कि बहुत बाहर आए हुए हैं आप लोग, दिखते रहते हैं। ऐसा नहीं लगता। और लंदन अपने आप में यूँ कह सकते हो कि एक मिनी वर्ल्ड है, छोटी सी दुनिया का नमूना वो है, प्रारूप आप कह सकते हो। भिन्न भिन्न राष्ट्रीयताओं के और भिन्न भिन्न हम कह सकते हैं कि नस्लों के लोग देखने को मिल जाते हैं वहाँ पे। ऐसा नहीं है कि केवल अंग्रेज ही नज़र आते, श्वेत हैं, अश्वेत हैं, नॉन कलर्ड है, कलर्ड है, बहुत ज़्यादा वो विजिबिलिटी है। एशियन हैं, हर दुनिया के हर कोने से लोग हैं। हमें जो ज़्यादातर इंडियन नज़र आते हैं, अगर आप बात पूछेंगे तो वो कोई पाकिस्तान का, बांग्लादेश का, श्रीलंका का, हाँ श्रीलंका का बहुत ज़्यादा है उस तरीके। दिखने में वो इंडियन होते हैं सारे, क्योंकि जाहिर है मतलब एशियाई होते हैं, लगते भी ऐसे ही हैं और उतनी ही इज्जत करते हैं जी। जब वो देखते हैं मतलब हम लोगों को जी। तो किसी तरीके की कोई आप मदद लेना चाहें तो फट वो जो है आपको मतलब बहुत ज़्यादा तत्परता के साथ मदद करना चाहेंगे। अच्छा, मेट्रो रेलवे काफ़ी विकसित है वहाँ की, और उसमें कई बार स्टेशनों का मान लो पूछताछी बदलना पड़ जाए, कहीं पे दूसरी ट्रेन पकड़नी है अदर साइड की, तो पूछना पड़ जाए तो सबसे ज़्यादा वो जो अश्वेत लोग कह सकते हैं उनको मदद करते हैं आप। वो ज़्यादा कई बार तो छोड़ आते हैं जिस ट्रेन में आपको जाए, बोले मेरे को कोई नहीं, आई विल गेट द नेक्स्ट वन, बिल्कुल बिठा के तब वापस। ये भी वहाँ पे है। मैं नहीं कह रहा कि भाई कोई अंग्रेज लोग नफरत करते होंगे, लेकिन जितनी आपकी सुविधा नहीं रहती ना उनसे बात करने, हाँ, उनसे बात करने में सुविधा रहती है। वो दूर से भी सुन रहा होता है कि ये कुछ पूछ रहे, उठ के आ जाएगा। तो पूछेंगे हम कहाँ के हो बेटा, वो कोई बांग्लादेश, पाकिस्तान या हमारे ही देश का, मतलब आंध्र प्रदेश का बताएगा, तो फिर वो ज़्यादा आसानी से बता देता है। खैर, दरअसल
इंग्लैंड जो है वो जिसको ग्रेट ब्रिटेन कहते हैं, उसके अंदर इंग्लैंड है, स्कॉटलैंड है, वेल्स है और नॉर्थ आयरलैंड जो उत्तरी आयरलैंड है, ये मिला के ग्रेट ब्रिटेन कहते हैं बनता है। क्योंकि आयरलैंड जो है वो 1922 में अंग्रेज़ों ने, जब वो आयरलैंड के अंदर विद्रोह हुआ आज़ादी के लिए, सेम चल रहा था उसी समय भारत में भी आज़ादी भारत में भी आप लगाओ ये ऐसे युग आंदोलन वगैरह उसी दौर के हैं मतलब, तो वो उसको रोक नहीं सके। वैसे वो शुरू जो है वो 1916 में हो चुका था, लेकिन वो 4-5-6 साल चला तो अंग्रेज़ों की पेश नहीं, वो उनको आज़ाद तो करना पड़ा, लेकिन 2 टुकड़े कर दिए। नॉर्थ आयरलैंड को अलग, हर जगह करते हैं अंग्रेज़। साम्राज्यवाद जो है वो टुकड़े करके जाता है, जब छोड़ के जाता है तो कितने ही उदाहरण हैं। तो खैर वो नॉर्थ आयरलैंड अभी भी ग्रेट ब्रिटेन के साथ है, और आयरलैंड एक रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड जिसकी राजधानी डबलिन में है, वो वहाँ पे है। तो ये, और उसकी बेलफास्ट है उसकी नॉर्थ आयरलैंड की। तो खैर लंदन के जो ख़ास तौर पर मतलब पार्लियामेंट, जैसे हमारी इच्छा थी देखने की, मतलब तो पार्लियामेंट देख के आए। सीमा मल्होत्रा वहाँ की एक मिनिस्टर हैं। आपने फोटो भी डाला था उनका। हाँ, तो हमारे वो कुलदीप अहलावत है, भतीजा ये मेरा, वो सैनिक स्कूल कुंजपुरा में पढ़े हुए, वो पढ़ा हुआ है कुंजपुरा का, तो उसने पूरा हरियाणा वालों की एक वहाँ पे एसोसिएशन बना रखी। तो माधुरी भी जानती है मतलब कि ये कुछ। अच्छा, तो उसने वो उनसे एंट्री पास बनवा लिया था ऑनलाइन ही जी, और उन्होंने ये कहा कि मैं इतने बजे वहाँ पहुँच जाऊँगी। तो बल्कि हम कैंटीन में बैठे थे, वो कैंटीन में ही आ गई। सांसद वहाँ की, हाँ, मिनिस्टर है, वुमेन एम्पावरमेंट और उसके मिनिस्टर हैं, आ गई और काफ़ी देर तक हमारे साथ उन्होंने बातचीत की। हमने उनका धन्यवाद भी किया क्योंकि किसान आंदोलन में उन्होंने संसद में भारत के किसान आंदोलन के समर्थन में भाषण दिया था, सीमा मल्होत्रा ने। हाँ, तो हमने उनका। कौन सी पार्टी से हैं वो लेबर पार्टी से ही हैं, क्योंकि गवर्नमेंट लेबर पार्टी की है। लेकिन वो जो आपने पार्टी का जिक्र किया उसके बारे में अब स्थिति वहाँ ये बनी हुई है, ज़्यादातर ये जो विकसित देश हैं कि उनमें रूलिंग और अपोजिशन जो पार्टियों में ना फ़र्क बहुत कम रह गया है, मिक्स होगी। मिक्स जैसी ही नीतियाँ उनकी एक तरीके से हैं। अभी जब हम वहाँ थे तो एक लेबर पार्टी की एमपी ने, जो सत्ताधारी पार्टी है, अपने पद से इस्तीफ़ा दे दिया, ये कह के कि हम जो अपने मतदाताओं से वायदे करके आए थे उस तरीके से हम काम नहीं कर रहे, इसलिए मैं इस्तीफ़ा दे रही। उनको भारत के लोगों से सीखना चाहिए, नेताओं से। ये बात ठीक है, हमारे यहाँ से कई चीज़ें हैं सीखने की, वादे तो टूट जाते हैं। तो खैर वो जगमती से ज़्यादा देर उन्होंने बातचीत की महिलाओं की स्थिति की। अच्छा, उनकी ससुराल सोनीपत में है, सीमा मल्होत्रा की, ये उन्होंने बताया। तो हमने कहा चलो हम तो बिल्कुल ही नज़दीक हैं। खैर वो, परंतु अब जो लेबर पार्टी की सरकार है वो वास्तव में जो कंजर्वेटिव पार्टी है उससे बहुत भिन्न नहीं है। अब वो टैक्स जो है इम्पोज करने में, और जो वेलफेयर के जो वो हैं कदम, उनको घटाने में, चाहे वो स्वास्थ्य का है, शिक्षा का है, हाउसिंग का है। स्वास्थ्य की तो बहुत ही स्थिति वहाँ लोग मतलब चिंतित हैं अब, क्योंकि उससे बजट घटता जा रहा है। तो हमने ये खास तौर पे पता किया भाई क्या सिचुएशन है इलाज वगैरह की। तो हमारे भी हरियाणा के कई सारे बच्चे वहाँ हैं, नौजवान लड़के लड़कियाँ कई साल से गए हुए हैं, तो लालसा भी रही मिलने की, उनके घर जाके भी वैसे भी ज़्यादातर से मिले। तो वो उन्होंने बताया कि जानते तो मरण नहीं देते और उस तो पहले आपका खुद का भरोसा राम भरोसा रहो। ये हाल तो इंग्लैंड के हैं, ये इंग्लैंड के हैं, और वहाँ हमने प्रदर्शन होते देखा बाकायदा पार्लियामेंट के सामने। वो ये कह रहे थे वेलफेयर नॉट वारफेयर, क्योंकि वो युद्ध का बजट बढ़ाने जा रही थी पार्लियामेंट, और हेल्थ का और शिक्षा वगैरह का घटाने जा रही थी।
ये स्लोगन उनका था। और किफ़ायती की नीतियां जो हैं वो नहीं चलेंगी, जो लोगों के ऊपर कट और जो टैक्स वगैरह जो लाद रहे हैं, उस मुद्दे के ऊपर था। तो वहाँ हम भी, क्योंकि आपने हिस्सा लिया उसमें? पास से गुजरना तो बड़ा मुश्किल है हमारे लिए कान बोझ के, तो हम भी वो चले गए वहाँ पे। और स्टेज के पास जेरेमी कॉर्बिन जो हैं, अच्छा, वो जो पहले लेबर पार्टी के लीडर थे, और वो क्योंकि ज़्यादा वामपंथी नीतियों के पक्षधर थे तो उनको हटा दिया था। और अब उनको पिछले चुनाव में जो है टिकट भी नहीं दी, तो वो इंडिपेंडेंट खड़े होके बन गए, जीत गए। जेरेमी कॉर्बिन मिले वहाँ। अच्छा, प्रदर्शन में हिस्सा ले रहे थे वो? हिस्सा ले बोलने के लिए आए थे स्टेज के साइड में। तो हमारा उनके साथ फिर परिचय हुआ, बातचीत हुई, और उनका भी हमने धन्यवाद किया कि आपने हमारा किसान आंदोलन का समर्थन किया था, तो हम आपका आभार प्रकट करते हैं उस बात के लिए। तो खैर उन्होंने बहुत ठीक से उस बात को रिसीव किया। और वो ये जो गाजा वाला सवाल है, वो भी एक मुद्दा उस दिन उनका था, काफ़ी ज़ोर शोर से जो है। पेंशनर्स उसके अंदर शामिल थे, उनका बहुत सारी यूनियनों का और बहुत सारी पार्टीज़ का इकट्ठा वो प्रदर्शन था। खैर फ़लस्तीन का तो एक दिन फिर भी हम जब पार्लियामेंट देखने जा रहे थे, उस दिन भी एक मिल गया वहाँ सामने। तो वो था मदर्स वांट एंड टू स्टारवेशन। माँ जो है वो भूखमरी को का अंत चाहती हैं। तो फिर वहाँ भी हम जो है खड़े हुए, उनसे मिले, उनको समर्थन भी दिया। तो उस दिन भी हुआ। लेकिन पार्लियामेंट में कोई उस तरीके की वो दिक्कत नहीं है, जैसे वो मिनिस्टर हैं तो इजी है जाना वहाँ पे। जाना भी इजी है, थैला वैला रखवा लेते हैं, परंतु जितनी देर बैठो आप वहाँ विजिटर्स गैलरी के अंदर। चल रही थी उनकी पार्लियामेंट? चल रही थी उस दिन पार्लियामेंट। और स्कॉटलैंड में भी हम पार्लियामेंट देख के आए। वहाँ उतनी भी फॉर्मेलिटी नहीं है जितनी लंदन की ब्रिटिश पार्लियामेंट की है। वहाँ तो आप मतलब अपना जाके पास बनवा लो और वो आपको रास्ता बता देंगे कि इधर से चढ़ के इधर मुड़ जाएं, और वहाँ अपना बैठ के देखें, मर्जी तो जितनी देर में आप जाना चाहें जा सकते हैं। नीचे कैंटीन वगैरह सभी कुछ है, सारी सुविधाएं, वो भी देख के आए। एडिनबरा के अंदर हम, स्कॉटलैंड की जो उनकी, क्योंकि उनकी ऐसे जैसे अपनी असेंबली है, इससे ज़्यादा अधिकार प्राप्त है उनको। अच्छा। स्कॉटलैंड वाली को या उनको जो भी है। तो खैर ये जो बात आजकल राजनीतिक रुझान के रूप में जो आप देख रहे हैं, ये अमेरिका में भी लगभग डेमोक्रेटिक और जो रिपब्लिक है वहाँ भी इसी तरीके की है। बर्नी सैंडर्स जो हैं वो एक एमपी हैं डेमोक्रेटिक पार्टी के, उनको भी डेमोक्रेटिक पार्टी ने साइडलाइन कर रखा है, क्योंकि वो भी वामपंथी नीतियों के, और खुल के वो अमेरिका को कहते हैं कि तुम मतलब इजराइल का समर्थन करने का अपराध कर रहे हो। बर्नी सैंडर्स खुल के बोलते हैं मतलब। और अब एक वो ममदानी और वहाँ पे आ गया, तो उससे इतना बड़ा हिल गया जो ये ट्रंप प्रशासन है, बहुत ज़्यादा हिल गया उस नौजवान से जो कि अब नॉमिनेट हो गया डेमोक्रेटिक पार्टी का कैंडिडेट न्यूयॉर्क के मेयर के लिए जी। और वो भारतीय मूल का ही लड़का है, मतलब उस तरीके से। तो ये नीचे नीचे ना काफ़ी इस प्रकार के रुझान चल रहे हैं, और जो लोग लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं उसका भी प्रभाव जो है ना कहीं सरकारों के संकट के रूप में उस तरीके से दिख रहा है। मतलब ये भी एक वहाँ देखने को मिला। खैर दूसरा जो मैं कह रहा था कि लंदन में पता नहीं यूँ लगता कि भी केवल लंदन अंग्रेजों का है, उस तरह से सभी लोग मिले। उनका है भी नहीं है, बहुत सारे लोग बस गए हैं। मतलब जैसे अश्वेत जिनको कहते हैं, मूल जो लंदन निवासी वो बहुत थोड़े होंगे, नौकरियों में काफ़ी हैं अश्वेत जो है। और मतलब ये नस्ल का या मान लो लिंग का, जेंडर वाला उस तरीके से डिस्क्रिमिनेशन या भेदभाव नहीं है, मतलब देखने को नहीं मिला। डबल डेकर जो बस होती है 2 मंजिल की, चलती हैं अब भी वहाँ? बिल्कुल, मेरे ख्याल में 40% बसों को महिलाएं चलाती हैं। अच्छा जी। तो कंडक्टर होता नहीं, अगली ही एक खिड़की है, उससे चढ़ो, ड्राइवर के पास एक मशीन सी लगी है, कार्ड को टच कर दो, अंदर चले जाओ, कार्ड अपनी जेब में रखो, जैसे मेट्रो का है ऐसे ही।
खैर तो महिलाएं जो पब्लिक व्यू में अगर देखने लगे आदमियों से ज़्यादा दिखेंगी, काम करते सड़कों हुए पे भी और या सड़कों काम पे भी। करते हुए, दफ्तरों में घूमते हुए, मतलब कोई विमेन एम्पावरमेंट है वहाँ पे। है वो एक विकास की भी अवस्था है। और अतीत में जो आंदोलन महिलाओं के बहुत हुए हैं वहाँ पर भी, तो उसका भी असर है। लेकिन अगर संपन्नता के रूप में, या आप मतलब जो चारों तरफ विशाल जो निर्माण है, जिस तरीके के पुराने भी हैं, मतलब यानी 1000-1500 साल पुराने पार्लियामेंट की जैसी बिल्डिंग है, तो बहुत पुरानी है, मतलब 1000-1500 से पहले की, विक्टोरिया टाइम की है मतलब। तो वो तो आप ये लगा लो भी दुनिया पे राज किया है उन्होंने। जी बिल्कुल। कहते हैं भाई सूरज नहीं डूबता कभी उनका सूरज नहीं डूबता था। हाँ, तो इसलिए जो उस तरीके की संपन्नता तो थी। फिर उसके बाद 1917 में रूस की क्रांति होने के बाद ये जो यूरोप के बाकी मुल्क हैं, इनके अंदर भी क्रांतियां जो है कगार के ऊपर लग रही थी। तो इन्होंने वो जो जन कल्याण की नीतियां लागू करनी शुरू कर दी उससे बचने के लिए। अब 1990-91 में सोवियत संघ तो विघटन हो गया समाजवादी ढांचे का, तो इन्होंने भी वो अब घटानी शुरू कर दिए के करके। तो वो लोगों में एक खास तरह का विचलन है, उस तरीके से आक्रोश डर रहे हैं वो देखने को मिलता है कि इसलिए वो प्रोटेस्ट वगैरह भी हैं। हालांकि वो उतना ज़्यादा राजनीतिक परिवर्तन, अभी कोई खतरा नहीं है उनको उससे, उस तरह से खतरा नहीं है। लेकिन ये बात जरूर है कि उनके सिस्टम का जो संकट है वो बहुत गहरा रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो पूंजीवाद का एक अंतर्निहित संकट है जी, तो वो है जरूर, मतलब वहाँ देखा जाए तो। खैर उसके बाद जो यहाँ का मेरे को उसका जो फिर बाद में हम आयरलैंड जाके वापस आए हैं और स्कॉटलैंड जाके, तो फिर 4 दिन दोबारा से लंदन में मतलब रहे। तो हमारे हरियाणा के लड़के लड़कियां जहाँ भी, तो उनके यहाँ जाना हुआ, मतलब ये जानने के लिए भाई अपना वो गुजर बसर कैसे कर रहे हैं, अपना काम धाम कैसा। रोहित से भी मिले, रोहित अहलावत से? रोहित अहलावत का फोन आया था। अच्छा। तो वो जिस दिन आना चाहता था उस दिन हम नहीं थे वहाँ पे। तो वो वहाँ का काउंसलर है, निर्वाचित जो है। लेकिन बाकी कई सारे साथी मिले। अहलावत तो कई थे, पता नहीं वो अहलावत करने की वजह से थोड़ी बहुत डिगल के ही बहुत थे लोग वहाँ पे। हाँ, मतलब अब हम बम्बे के तो हम भी डिगल का बताते हैं, धांध लाण वाले भी डिगल का ही बताते हैं। तो इस तरह से है वहाँ पर उस तरह से। खैर लेकिन वो बच्चे बहुत मेहनत कर रहे हैं और ठीक ठाक स्थापित हो गए। और जो नए गए हुए हैं वो अपना पार्ट टाइम जॉब भी करते हैं। क्राउड ज़्यादा हो गया बताते हैं वहाँ पे? क्राउड बहुत ज़्यादा है, ये बात सही है। मतलब मेट्रो में जैसे अपने यहाँ एक आध बार खड़े होके जाना, वैसे ही वहाँ भी हो जाता है, वैसे ही वहाँ भी एक आध बार खड़े होके जाना पड़ता है। तो उनका है वो सिस्टम। लेकिन बाकी यूँ जरूर है कि लाइफस्टाइल में जैसे हॉर्न नहीं बजाते, मतलब 21 दिन में एक बार हल्का सा हॉर्न सुना मैंने, बजाते नहीं। आदत नहीं है मेरी तरह, मेरे इनबिल्ड है ये चीज़। वो मतलब अपने सिस्टम से सब गाड़ियां चला रहे हैं। तो 2 सालों में बजा के देखा करूँ कि बजता तो है। वो नहीं, हमारे यहाँ एक मजाक करते थे कि लाल बत्ती के ऊपर जब हरी बत्ती हुई तो एक बंदे की गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई और 3-4 मिनट लग गए और पीछे वाला हॉर्न पे हॉर्न बजाए जा रहा। तो वो अगले वाला परेशान होके उतर के आ गया, उसको कहने लगा तेरा हॉर्न तो मैं बजा दूंगा, तो मेरी गाड़ी स्टार्ट कर दे। लेकिन वहाँ ऐसा नहीं बजाते हैं हॉर्न वगैरह, जरूरत नहीं पड़ती, सब नियमानुसार चलाए। सड़क क्रॉस करेंगे आप तो हर एक जगह से एक इधर खंभा सा लगा, उस पर बटन है, वो पैदल जाने वालों के लिए। पैदल वालों के लिए बटन दबा दो तो वो थोड़ी देर में हरी हो जाएगी, तब उधर के उधर क्रॉस, उधर के उधर। लेकिन जहाँ जेब्रा क्रॉसिंग है वहाँ आपका अधिकार है पैदल क्रॉस करने वाले का, वहाँ गाड़ी वाले को रोकनी पड़ेगी अगर आप वहाँ से क्रॉस कर रहे हैं। तो चाहे वहाँ लाल हरी का कोई चक्कर नहीं होता, वो आपका अपनी जगह वहाँ पे है। खैर ये है। लेकिन मैं जो ज़्यादा उस तरह से प्रभावित हुआ और
इमोशनली भी। तो वो आयरलैंड वाला जो था, आयरलैंड का इसलिए आप ज़्यादा प्रभावित हुए कामरेड साहब, क्योंकि जिस दौर में हम कुर्बानियाँ दे रहे थे आज़ाद होने के लिए, सेम उसी समय आयरलैंड के लोग भी दे रहे थे। सेम उसी और समय। बहुत सारे जो हमारे क्रांतिकारी हैं उनका आयरलैंड से संपर्क था उस दौरान में। वहाँ की जो क्रांति की चर्चाएं, वहाँ के संघर्ष या भारत की आज़ादी के आंदोलन में हमारे जो नेता थे वो भी आपस में बैठ के चर्चा किया करते थे कि आयरलैंड ये कर रहा है। नहीं, आप मतलब भगत सिंह का जो, चंद्रशेखर आज़ाद, उनका जो संगठन था वो हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी था, बाद में सोशलिस्ट भी जुड़ा। वहाँ पर आयरिश रिपब्लिक आर्मी, हाँ जी, एक जैसा दौर भी वही है। ये जो उनका 1922, 23, 24 का हमारे यहाँ लगा लो वही भगत सिंह के गतिविधियों का दौर है। मतलब वहाँ एक यूनिवर्सिटी के साथ में एक पार्क था, वो हमारा जो बच्चा वहाँ लेके गया हमें जी, रविन्द्रनाथ टैगोर की प्रतिमा है, मतलब आदमकद प्रतिमा है। 1913 में वो वहाँ गए थे और वहाँ के एक नोबेल प्राइज जो लेखक थे उन्होंने उनको बुलाया था। कई महीने रहे वो वहाँ पे आयरलैंड में, डबलिन के अंदर। और वो जो विद्रोह हुआ था जहाँ 1916 में, वो एक जनरल पोस्ट ऑफिस है, अपने यहाँ जीपीओ कहते हैं ना बड़े डाकखाने को, वहाँ भी जीपीओ कहते हैं। उस डाकखाने पे कब्जा किया था जो आयरिश सिटीजन्स आर्मी थी, उन्होंने जाके आर्म्ड थे वो, उस पर कब्जा कर लिया। और वहीं से क्योंकि सारे संदेश वगैरह जाने होते थे तो वो लाइनें उन्होंने ब्रिटिशर्स के लिए उपलब्ध नहीं होने दी, खुद अपना इस्तेमाल शुरू कर दिया। और वो संघर्ष एक हफ्ता चला। ये कोई अप्रैल के 20 तारीख के आसपास का वो है 1916 का। तो वो एक फिल्म भी वहाँ 20 मिनट की दिखाते हैं कैसे कैसे हुआ। 2 महिलाएं लीडर थी, 2 पुरुष थे उसके। और वो ये कहते हैं जब वो घिर जाते हैं कि भी पेश चलेगी नहीं, तुम्हारी चारों तरफ से अटैक बढ़ गया, क्योंकि वो शिप आ गए उनके तोपों वाले। तो उन्होंने ये कहा मतलब आखिरी सांस तक लड़ेंगे, क्योंकि हो सकता है कि भाई हम उन दिनों को ना देख सकें, लेकिन आने वाली पीढ़ियां जो हैं वो हमें नहीं बुलाएंगी। और ये बात जो उन्होंने हमें दिखाई घुमा के पूरा, वो जो जीपीओ अब एग्जीबिशन भी है वो, अच्छा, और वो डाकखाना भी है, चल भी रहा है, रनिंग में है, सारे डाकखाने रनिंग में हैं। और हमने कहा ये अब रनिंग में क्यों है? तो उन्होंने ये कहा अगर 1% बुजुर्ग भी आज भी चिट्ठियां डालना पसंद करते हैं, उनके लिए लेटर बॉक्स भी हैं और वो पूरी डाक व्यवस्था अभी भी चल रही है। वो डाकखाना भी चल रहा था जो हमें उन्होंने दिखाया। हालांकि बहुत छोटा सा देश है, उनको ज़्यादा फौज पुलिस की जरूरत भी नहीं है। कमाल तो ये है वो क्योंकि न्यूट्रल कंट्री है तो 7-8 हज़ार फौज है कुल। उनको जरूरत नहीं है ना, वो किसी पे हमले करते ही नहीं, उन पे कोई हमला नहीं करता। तो ये हमारे यहाँ आपने देखा होगा एक जो फिल्म थी रंग दे बसंती जी, जिसमें कुछ नौजवान विद्रोह करते हैं और वो रेडियो स्टेशन पे कब्जा करते हैं ना। हाँ हाँ बिल्कुल उसी तरह का है वो प्रकरण जो डाकखाने का। हो सकता है उन्होंने कोई फिल्म बनाई हो, अपने वालों ने उस पर कॉपी कर लिया। अपने वाल नहीं, फिल्म ना भी बनाई हो उन्होंने, लेकिन वो जो एपिसोड है सेम था, ऐतिहासिक बहुत बड़ा, उससे प्रेरणा लेकर फिल्म बनाई हो। ये मेरे को वहां जाके महसूस हुआ कि लगभग उसी तरीके का वो है। और आयरलैंड का तो खैर पॉपुलेशन भी थोड़ी सी है, मतलब 1 करोड़ से कम है। और जो झंडा है वो भी तिरंगा है। अच्छा, उनका तिरंगा ही है। हमारे तो इस तरह से है हॉरिजेंटल रंग, उनके 3 रंग वर्टिकल है मतलब। और ज़्यादातर आयरलैंड में जहाँ उनके तिरंगा लहराता नजर आया, वहीं पे फ़लस्तीन का झंडा भी साइड में रखते हैं। यूनिवर्सिटियों के जो डिपार्टमेंट है उनकी खिड़कियों में फ़लस्तीन के झंडे लटक रहे थे, हॉस्टलों में भी। तो वो काफ़ी खुल के समर्थन कर रहे हैं फ़लस्तीन का, और इजराइल का विरोध वो कर रहे हैं। एक चीज़ और आयरलैंड में मैंने सुनी है कामरेड साहब, कि वो जैसे हम तो अंग्रेज माफ़ कर चुके हैं अल्टीमेटली, हमारी पीढ़ी तो, क्योंकि जिन्होंने आज़ादी के बाद जन्म लिया उनको पता ही नहीं है संघर्ष था क्या। लेकिन आयरलैंड के लोगों को अपना जो संघर्ष है वो याद है, और वो गोरों से नफरत करते हैं और बहुत ज़्यादा याद रखना चाहते हैं। उन्होंने म्यूजियम के सामने मेन सड़क होती है ना,
वहाँ पर एक बहुत बड़ी स्पेस बना रखी है, और जो अकाल पड़ा था वहाँ, वो कंकाल लोगों के उस तरीके के उन्होंने निर्मित किए हैं ताकि याद रहे ये। मतलब आयरलैंड में अकाल पड़ा था, अकाल पड़ा था और आलू की फसल विफल हो गई थी बीमारी से। हम एक पोटैटो ब्लाइट बोलते हैं हम तो, क्योंकि पढ़ते थे उसमें, तो उससे बर्बाद हुई थी और कई साल तक होती रही, और कई लाख लोगों को माइग्रेट करना पड़ा था हमारे यहाँ 1946 में, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में सारा अनाज जो है अंग्रेजों ने बाहर लेके थे, बाहर भेज दिया था, तो बंगाल फेमिन हुआ था, 30 लाख लोग मारे गए थे। इसी तरह वहाँ पर 1/3 पॉपुलेशन मतलब खत्म हो गई थी, और बाकियों को दुर्दशा होकर बाहर देशों में जाना पड़ा था। ये अकाल वाली भी स्थिति जो साम्राज्यवाद किस तरह से देशों को मतलब भूखा मारने पे कर सकता है मजबूर, वो रोज दिखाते हैं उनको अभी भी। और वो एक बार मैं आपको शायद बताया था ये बात अब समझ में आई वहाँ जाने के बाद। कॉमरेड सुरजीत का एक बार आंख का ऑपरेशन हुआ था, हरकिशन सुरजीत का, और मैं मिलने गया था। तो हमने कहा कि आपको ये कब से? वो बोले मैं तो, मेरी नज़र चली जाती लाहौर की एक जेल में, उनको कैद तन्हाई में डाल दिया था, सॉलिटरी कन्फाइनमेंट, एक वो अंधेरी कोठड़ी होती है, रोशनी, काल कोठड़ी जिसको बोलते हैं, काल कोठड़ी, उसमें थे वो। तो एक जो डॉक्टर देखने आता था उसने बहुत स्ट्रांगली लिख दिया कि इसको तुरंत यहाँ से निकाला जाए, नहीं तो इनकी रोशनी आंखों की चली जाएगी। तब उन्होंने ये बताया वो आयरलैंड का था। अच्छा। और वो अंग्रेजों से चिढ़ता था, इसलिए मेरे को बाहर निकलवा दिया डॉक्टर ने स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन करके। तब मुझे वहाँ ये ध्यान आया, कॉमरेड जो कह रहे थे कि आयरिश डॉक्टर ने किस तरीके से उनको मतलब बचाया था उस मौके। उनकी लैंग्वेज भी शायद आयरिश ही, लैंग्वेज आयरिश थी, लेकिन ब्रिटिशर्स ने लैंग्वेज उनकी बर्बाद कर दी। अच्छा। अब वो कोशिश जरूर करते हैं कई जगह इंग्लिश के साथ साथ अपनी भी उन्होंने, बाकी इंग्लिश ग्लोबल लैंग्वेज, लेकिन इंग्लिश ग्लोबल लैंग्वेज है। और उस देश का जो तरक्की हो रही है उसका मूल कारण ये है कि वो अभी भी यूरोपियन यूनियन का हिस्सा है, और ब्रिटिश नहीं है, उससे बाहर हो गया यूरोपियन यूनियन से। तो जो जितनी बड़ी बड़ी कॉरपोरेट कंपनियां हैं उनके सब के ऑफिस और गोदाम आयरलैंड में है, डबलिन के अंदर। हमने देखे ये अमेजोन का, ये उसका है, पूरे यूरोपियन यूनियन का, गूगल का दफ्तर डबलिन में है। वो बड़ी बिल्डिंग हमने देखी। तो उनको ये एडवांटेज है कि इंग्लिश भी जानते हैं और यूरोपियन यूनियन में है, तो वो टैक्स कम लगाते हैं उन पे। तो कम टैक्स होने की वजह से सब अपना व्यापार वहाँ से करना चाहते हैं, इससे उनको बहुत बड़ा फायदा है। बाकी तो चलो उनकी कृषि भी है, खेती करते हैं वो, मतलब आलू उगाते हैं। आलू के ऊपर उनकी पहले थी निर्भरता कंप्लीट, यानी ब्रेकफास्ट लंच डिनर तीनों में आलू होता था। अब उन्होंने आलू से निर्भरता घटा दी। अब ओट्स भी होता है, व्हीट भी है, कैटल है, पोल्ट्री है, घोड़ों का भी वो फार्मिंग करते हैं, शीप की है, भेड़ों की। और ये तो हमने वहाँ स्कॉटलैंड में भी देखा और आयरलैंड में भी। इतने बड़े बड़े फार्म हैं, आपकी नज़र जाएगी, दौड़ नहीं नज़र आएगी कहीं, और उसके अंदर हजारों भेड़ दिख जाएंगी, घोड़े और गाय दिख जाएंगी, किसान नहीं दिखेगा। अच्छा जी, किसान नहीं है, और वो भागने का कोई खतरा नहीं, क्योंकि तार वगैरह चलती रहती है, हरियाली हरियाली है, पानी पानी है। तो वो चीज़ मैं यूँ चक्कर में कि भाई मैं किसी किसान से मिलूं और पूछूं भैया क्या तुम्हारे खर्चा आमदनी का हिसाब किताब है, ना मिले तो मेरे को बड़ा मतलब हताशा हुई कि यार ये हो क्या रहा, किसान क्यों नहीं मिल रहे। तो एक जगह हम जहाँ इन्वरनेस में रुके हुए थे, एक मकान किराए पे बुक कर लेते हैं, जैसे भाई 4 दिन के लिए ऑनलाइन बुक हो जाते, वहाँ सब किचन विचन होते, उसके सामने 2 घोड़े बंधे रहते थे एक फार्म पे। तो एक दिन वहाँ फिर सवेरे सवेरे एक बंदा आया, मैं सोचा इससे मिलूंगा, उससे थोड़ी जानकारी लेने की कोशिश की। वो बोला मेरे को ज़्यादा तो नहीं पता है, लेकिन जो ज़्यादा ज़मीनें कारपोरेट की हैं, अच्छा जी, बड़ी बड़ी कंपनियों, आयरलैंड में हाँ,
और कुछ जो है धनी किसानों की है, और जो छोटे बिल्कुल छोटे किसान हैं वो उन पे ठेके पे मतलब काम वाम करते हैं और ठेके पे खेती भी करते हैं, तो वो ज़्यादा एक्सपोजर उनको होना नहीं पड़ता। तो एक दुकान पे जहाँ मैं दूध की थैली लेने गया, उससे मैंने पूछ लिया भाई कोई फार्मर मिल सकता है क्या? तो वो थोड़ी देर सोच के बोला मैं कह नहीं सकता। और जब मैं लेकर पेमेंट करके निकलने लगा तब वो कहने लगा आई होप यू मीट सम फार्मर सम डे। किसी ना किसी दिन कोई किसान मिल जाएगा, ऐसी मेरी इच्छा है। तो मैंने कहा ठीक है जी। बाद में खैर वहाँ उधर स्कॉटलैंड में एडिनबरा में हमारा एक दोस्त का बेटा जो है वो वहाँ पे रहता है। तो उसने ये बताया, पहले बताते तो मैं अब तक मिलवा देता। बोला हमारा ये एक जानकार है, वो प्रयास बोला। मतलब किसान ढूंढने के लिए इतनी मेहनत? इंडियन है बोला एक किसान, और उसने ये सारी चीज़ें जो आप कह रहे हो, गाय वाय सब कुछ रख रखी है। आप अगर एक दिन और निकाल लो तो मैं ले चलता हूँ आपको। मैंने कहा भाई अब तो उससे ना मेरी ऑनलाइन बात करवा देना, लेकिन अब तो सारी बुक हुई है चीज़ें, मतलब बोला कोई बात नहीं। तो खैर ये एग्रीकल्चर का सिस्टम वहाँ पे है मतलब। तो उससे मेरे को ये आइडिया लगा कि हमारे यहाँ जो टैरिफ वगैरह का जिस तरह ट्रम्प धमकियाँ दे रहा है, और बिल्कुल हाल में जो ये बातचीत चल रही है उसमें अब तो इस बात की उम्मीद है कि जो कृषि सेक्टर है हमारा उसको ना खोला जाए डील में। कृषि डेयरी अगर वो भी बच जाता है, वो उसकी तो पूरी कोशिश कर रहे हैं। फिर ये जो क्योंकि इनको पता है कि अगर ये भी खोल दिए तो जूत लग जाएंगे। जूत क्या, हम तो बर्बाद हो जाएंगे। क्योंकि ऑलरेडी किसान बर्बाद है। अगर ये सेक्टर खोल देंगे कि इतने तो बड़े बड़े फार्म है वहाँ, फार्म है, हमारे पास तो कुछ बचेगा तो नहीं। उनका तो पड़ता खा जाता है। वो तो 20 रुपए लीटर आपको दूध देने को, 20 रुपए लीटर दूध दे देंगे, 50 रुपए किलो पनीर दे देंगे, पनीर दे देंगे। वो तो उनको तो अपना डेयरी प्रोडक्ट खपाना पड़ रहा है बहुत सारे गरीब देशों में। हाँ, तो डंप कर देंगे वो हमारे यहाँ पे आके। अगर ऐसा होता है तो और अपना वाला तो ये नहीं देखेगा ना कि किसान जो अपने वाले को 20 रुपए लीटर दूध मिल रहा है तो वो लेगा, कंज्यूमर तो लेगा वहां से। नहीं, वो कह भी देता है कि भाई मतलब हमें क्या हर्ज है। अगर मान लो 100 रुपए किलो अमेरिका का सेब मिल जाए। हाँ। तो मैंने कहा कि मैं 260 की यहाँ वाला क्यों खरीदूं? नहीं, बूटे नहीं कहा करते रुपया शेर घी मिला करता। जबकि रुपया था सब दो, रुपया था ही नहीं, तो वो भी नहीं होगा तो मतलब 100 रुपए भी कहाँ से होंगे सेब? पर मुझे नहीं लगता सरकार मतलब ऐसे मूर्खता करेगी ये कि हमारा जो। लेकिन देखो गुपचुप तरीके से, लेकिन यूं है कि वो तो धमका के सीज फायर भी करा लेता है। तो वो धमका के अगर उसने ट्रेड डील करा दी तो क्या करेंगे हम? नहीं, धमकाना तो है ही, लेकिन ये आज एक छोटी सी स्टेटमेंट आई है कि हम झुकेंगे नहीं, ऐसे वो वाणिज्य मंत्री कोई अखबार में अलग कहते हैं जी वैसे। हाँ। तो खैर मैं ये कह रहा था कि भाई ये जो अनुभव है इस तरीके का, और जो परिवर्तन वहाँ देखने को मिल रहे हैं, वहाँ पर ये एक कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी है। यूनिवर्सिटी हमने एडिनबरा की भी देखी, कैम्ब्रिज की भी देखी, सेंट एंड्रयूज भी देखी। अच्छा, सब जगह यूनिवर्सिटी। स्टूडेंट यूनियन का ऑफिस भी देखा, बातचीत की भाई। तो उस यूनियन ऑफिस के चारों तरफ मार्केट थी। जब आप उधर घूम रहे थे तो भी हरियाणा में भी आपकी जो यूनिवर्सिटी है HU, मेरी भी जो है, उसमें बहुत लंबा आंदोलन चला। 2 घटनाएं ऐसी रही जिसने हमारी विदेश यात्रा में परेशान किया। मतलब एक तो 10 तारीख को मेरी अपनी यूनिवर्सिटी में HU में जो घटना घटी दर्दनाक थी वो, और एक जो हवाई हादसा हुआ 13 तारीख को जो है वो एयर इंडिया का प्लेन क्रैश हुआ, वो दुख की जरूर घटनाएं थी मतलब। लेकिन 3 को आप गए हैं? 2 को हुआ है, 3 को आप गए हैं? नहीं, 10 को हुआ ना। 10 का, और वो हवाई जहाज वाला शायद हुआ 13 को। ये 10 को हुआ यूनिवर्सिटी वाला। चलो अब ये सेटल डाउन हुआ किसी तरीके से, अगर वो अभी भी ईमानदारी से उसको लागू कर दे तो फायदे में नहीं। लेकिन तो जैसे आप भी कितना लंबा पढ़े हो उस यूनिवर्सिटी में, मैं भी पढ़ा हूँ इत्तेफाक से। मतलब वहाँ इतना प्रेम सौहार्द था प्रोफेसर और बच्चों के बीच में, वो इन्होंने है ना बिल्कुल खंडित कर दिया उसको।
आप ये देखिए कैसे मतलब उनके सिरों में लठ मारे हैं। शर्मनाक घटना है। और वो जो लठ मारे हैं वो पुलिस के डंडे हैं, वो जो होते नहीं प्लास्टिक जैसे, वो उस तरीके के, कम से कम 13-14 बच्चों के सर फाड़ दिए मतलब। और टीचर्स शामिल हो गए उसमें, कई सिक्योरिटी तो है ही है। ऐसी शर्मनाक घटना नहीं हुई कभी हमारे वहाँ भी विचलित रहे आप इसको याद करें? विचलित रहा वहाँ बार बार, क्योंकि मैं फिर देखता था आज क्या चल रहा है, आज क्या चल रहा है। तो सोचते थे किसी तरीके से कोई सम्मानजनक रास्ता निकलना चाहिए। लेकिन अच्छी बात यह है कि बच्चों का समर्थन बहुत हुआ, बच्चों ने, किसानों ने भी, मजदूरों ने। मेरे ख्याल से हरियाणा में 30-35 साल में कोई पहला एक छात्र आंदोलन हुआ है जो, और सफल भी हुआ। वो सफल भी हुआ, नहीं तो आपने याद नहीं होगा 30 साल से कोई आंदोलन नहीं हुआ यूनिवर्सिटी में इस तरीके से। कोई छोटा मोटा प्रोटेस्ट तो हो जाते हैं, लेकिन इन्होंने प्रतिरोध, लड़कियां भी बहुत बड़ी संख्या में उसके अंदर शामिल हुई। एक दो अच्छे प्रोफेसर, विनय महिला थे, एक डॉक्टर हैं कोई, उन्होंने, प्रोफेसर ने अपनी नौकरी दांव पे लगा के उनका समझ, कुछों ने किया है, लेकिन वो बहुत कम है। वरना तो टीचर्स एसोसिएशन कम से कम रेजोल्यूशन तो कर देते नहीं, अब इतनी हिम्मत, जबकि वेटनरी यूनिवर्सिटी की टीचर्स एसोसिएशन ने की मतलब। तो ये जरूर खैर एक मतलब इस तरीके का ट्रांजिशन जो हो रहा है, उम्मीद की जानी चाहिए कि स्थिति सामान्य होके और यूनिवर्सिटी का। तो उधर जब ये एरोप्लेन क्रैश की जब सूचनाएं हुई तो वहाँ लोग चर्चा कर रहे थे इस बारे में? चर्चा मतलब ज़्यादा नहीं कर रहे थे, लेकिन ऑनलाइन नेट के ऊपर बहुत ज़्यादा चर्चाएं थी उसके अंदर। और उसके जो पीड़ा जो है वो महसूस की जा सकती थी, खास तौर पे जो हम इंडियन और वो उन कम्युनिटीज से जो मिले। टोटल आपने कितने दिन लगाए वहाँ पे? मतलब ये लगा लो 21 दिन हो गए उस तरह से, तो 20 दिन। परंतु लंदन में मैं जो अन्य चीज़ों के अलावा कह रहा था ना, चलो वो ब्रिज वगैरह और वो पार्लियामेंट वो तो अपनी जगह, लेकिन हाईगेट सिमेट्री जो है वो कब्रिस्तान है एक अपने आप में, वो बहुत मशहूर है। वहाँ कार्ल मार्क्स की वो है समाधि और ऊपर उनका स्टैचू लगा हुआ है, बस्ट, जिसको फोटो डाला था शायद आपने उसको। हाँ, उस पे टिकट भी लगती है। अच्छा। और वहाँ कई मशहूर लोगों की कब्रें हैं, और कुछ लोग तो अपनी अंतिम इच्छा में ये लिख के गुजर गए कि हमें कार्ल मार्क्स की ग्रेव के जितना नजदीक जगह मिल जाए दिलवा दें। तो मैं जो पीछे कार्ल मार्क्स की ग्रेव वहाँ क्यों है जी? क्योंकि रहते वहाँ थे ना, डेथ वहाँ हुई। डेथ वहाँ? हाँ, वो जर्मनी से देश निकाला हो गया, कितने देशों से हुआ, फिर वहाँ रहे वो। तो असल में वो जहाँ उनका स्टैचू लगा हुआ है ना, वो उनकी कब्र वहाँ नहीं थी। अच्छा। कब्र 150 कदम आगे को जाके थी। वो हमारे साथ जो ट्रस्टी है उसका, जो हरसेव एक कॉमरेड थे पंजाब के हमारे, वो हमारे साथ गए थे, वो उसके ट्रस्टी। वो फिर वो असली खबर दिखा के लाए। अच्छा। वो तो बस इतनी ऊंचाई में, छोटी सी खबर, और लेकिन वो बड़ी रोचक चीज देखने को मिली उसमें। वहां पर किसी ने तो सिगरेट रख रखी, किसी ने करेंसी नोट कार्ल मार्क्स के लिए, हाँ, कोई मतलब चाइनीज करेंसी भी उसमें थी, और सिक्के तो बहुत सारे, और किसी ने बियर की बोतल एक बहुत ध्यान से देखने में एक बैज मिला लाल रंग का, उसके ऊपर लिखा हुआ था फ्री पैलेस्टाइन, और इस तरह एक महिला की तस्वीर बनी हुई थी। तो मैं उसके नज़दीक से फोटो लेनी पड़ी। तो सब तरह के लोग वहाँ जाते होंगे। तो पीछे को जब मैंने ध्यान दिया, क्योंकि मार्क्स और उनके परिवार की तो वो है ही है, लेकिन उस तरफ ध्यान दिया तो हॉब्स बावन, एक एरिक हॉब्स बावन जाने माने इतिहासकार हैं दुनिया के, उनकी भी कब्र नजर आई, लिखा हुआ था। तो वो हाईगेट सिमेट्री और मार्क्स मेमोरियल लाइब्रेरी वो जरूर देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। अच्छा लगा जिसको। उन साथियों का धन्यवादी हूँ जिन्होंने वो दिखाया हमें। मार्क्स जहाँ रहते थे और पढ़ते थे वो लाइब्रेरी मार्क्स मेमोरियल लाइब्रेरी नाम से चल रही है। वहाँ तो उनकी जैकेट भी थी ना, वो जैकेट उनकी थी। हमारे जो वो बुल्गार वो थे ना, एंटी फासिस्ट दिमित्रोव का ओवरकोट है। ओवरकोट इंग्लैंड की कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर मास्को गए होंगे, सर्दी लगी होगी तो उन्होंने वो कोट दे दिया। उन्होंने लौटाना चाहा, दिमित्रोव ने वापस नहीं लिया। तो वो लेनिन का कमरा है एक वहाँ,
जहाँ लेनिन बैठ के 1903 में काम करते, इस्करा अखबार निकालते थे। इस्करा माने चिंगारी होता है, वो अखबार भी रखा है और कुर्सी मेज भी उनकी टेबल पे। हाँ, टेबल पे वही कुर्सी है और वो कोट टंगा हुआ है। तो वो यूँ कह रहे थे कि वहाँ आसपास एक पब है, तो मार्क्स अपने टाइम में और लेनिन अपने टाइम में पब में मतलब वहाँ पर आते जाते थे। तो बड़ी रौनक, चाय वाले, वो कैफेटेरिया है, बाहर खुली एक जगह है, मतलब काफ़ी सारी वहाँ किताबें देखने को मिली। लोग डोनेट भी कर देते हैं, तो वो इसी तरीके से कोऑपरेटिव उससे चल रही है। लेकिन वो जो कार्ल मार्क्स की कब्र है, उन्होंने मेरे को ये बताया कि जर्मनी ने भी रिक्वेस्ट की इंग्लैंड की गवर्नमेंट से कि ये हमें वहाँ ले जाने दो, और रशिया ने भी। उन्होंने कहा नहीं, ये तो हमारी विरासत है, इसको हम ही रखेंगे, आप नहीं ले जा सकते हैं। तो वो यादाश्त के लिए काफ़ी लोग, इम्पोर्टेंट लोगों की वहाँ पे, ईरान की कम्युनिस्ट पार्टी के जो लीडर थे उनकी भी खबर वहाँ पे है वहाँ बाकायदा। हाँ, तो खैर वो प्रभाव मार्क्स का उस तरीके से वहाँ पर देखने को मिलता है इंग्लैंड में, क्योंकि वो काफ़ी दिन रहे। और इंग्लैंड की जो लाइब्रेरी, एक दूसरी जो लाइब्रेरी, ब्रिटिश लाइब्रेरी, उसमें तो बहुत ज़्यादा पढ़ने जाते थे वो, क्योंकि पढ़ाकू बहुत थे ना। कार्ल मार्क्स तो अपने आप में तो कहने की भी जरूरत नहीं, विद्वान थे। वो एक जगह मैंने कभी पढ़ा था, ब्रिटिश लाइब्रेरी में जहाँ रोज पढ़ने जाते थे, वहाँ पर एक दिन लाइब्रेरी बंद हो गई, वो भीतर लॉक हो गए। और उसने जाके, पीएन ने जब खोली लाइब्रेरी, तो सवेरे अपने टेबल पे ही बैठे पढ़ रहे थे। तब उन्होंने कहा मैं तो आपको बंद करके चला गया, बोले मेरे को पता नहीं चला। तो इतने ज़्यादा वो मतलब तल्लीन अध्ययन के अंदर और लिखने के अंदर रहते थे। तो खैर ये भी वहाँ पे था प्रभाव। महात्मा गांधी की भी, उनकी पार्लियामेंट के साथ ही नेल्सन मंडेला और महात्मा गांधी के स्टैचू हैं ब्रिटिश पार्लियामेंट के, जो उनको वेस्टमिंस्टर कहते हैं, उसके साथ में मतलब वो है। तो वहाँ भी हम गए, श्रद्धांजलि दे के आए मतलब। तो ये 20-21 दिन का मतलब पता नहीं चला कैसे समय नहीं मिला, पैदल इतना चला दिया उन्होंने। मतलब आप जूते भी ओन के लाए हैं वहाँ पे? ये जूते बेटी ने दिलवा दिए, तो उसको इस बात का भी श्रेय जाता है। ये सेम आपकी यात्रा के दौरान मेरे पास भी सेम जूते आए, पता नहीं संयोग ही है ये। और बेटी को इसलिए भी श्रेय कि उसने सारा प्लान किया, 5 साल पहले हमें वियतनाम दिखा के लाई, और अब जो है ये देखने को मिल गया। और कुलदीप और हमारे हरियाणा के बेटा बेटी तो बहुत सारे। नहीं, आपकी ख्याति तो देखो, आपके चाहने वाले तो दुनिया के हर कोने में मिलेंगे। हाँ, नहीं बहुत यही कमाई है आपकी, और बैंक बैलेंस थोड़ी आपके पास। और बाकी तो अब तक लिख रहे हैं कि आप यहाँ आए थे, हमें क्यों नहीं बताया। मतलब यही कमाई है। देखो ये लोग इस उम्र में इतना प्रेम आपको दे रहे हैं, इससे बड़ी कोई बात नहीं है। हमें तो बहुत ही इस बात की संतुष्टि है, मतलब कि भाई वो बच्चे इतना। और देखो हमारे जो गुरुकुल पॉलिटिक्स के दर्शक जो आपको मिस कर रहे थे, वो आपके 21 दिनों का मतलब इस साथ साथ भ्रमण सा हो गया उनका ना। हाँ, मैं डालता तो रहा उसी दृष्टि से कि लोगों के इंटरेस्ट की कुछ चीजें वहाँ पे जरूर। मैं भी रोजाना रोज देखता था आपको, क्या क्या डाला है, आज क्या डाला है। मैं भी घूम ही रहा था उस बहाने। बढ़िया है सर, घूमते फिरते रहना चाहिए ना। हाँ, और इससे बहुत सारी चीजें सीखता है इंसान। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हाँ नई चीजें सीखता है। और किसान आपको अगली यात्रा में मिल जाएंगे। हाँ, नहीं इस बार तो ढूंढेंगे आखिर में कहीं ना कहीं तो। दोस्तों ये थी कॉमरेड इंद्रजीत सिंह जी की 3 हफ्तों की इंग्लैंड, आयरलैंड और स्कॉटलैंड की यात्रा। अगला जो वीडियो है, हम केरल की यात्रा भी ये करके आए हैं। और केरल की यात्रा इसलिए इम्पोर्टेंट बनती है कि जैसा भारत हम चाहते हैं कि हमारा भारत कैसा होना चाहिए, अगर उसका कोई रोल मॉडल है तो इनका कहना है कि वो केरल हो सकता है। बिल्कुल, 3 दिन में कुछ चीजें देखने को मिली जो 3 हफ्ते में वहाँ देखने को मिली थी। लंदन तो पता नहीं कब जाऊंगा, लेकिन केरल जल्दी जाके आऊँगा और देखते हैं केरल को भी। फिलहाल आप कामरेड साहब की यात्रा पे आप क्या कहेंगे, जरूर कमेंट करके बताना। शुक्रिया कामरेड साहब, आप आए, धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद।